शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती, आपने कभी किसी कंपनी को एनालाइज नहीं करना होता। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड मार्केट या कोई भी मार्केट हो, जब इन्वेस्टमेंट करनी है आपने तो आपको एनालाइज ही करना पड़ता है उस मार्केट को, और जहां इन्वेस्टमेंट करनी है उस कंपनी को या उस आइटम को या उस प्रोडक्ट को। तो जिस तरह आप जानते हैं कि शेयर मार्केट की कंपनीज को एनालाइज करना हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी आपके अकॉर्डिंग कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को एनालाइज करेंगे, वो भी 10 से 15 साल, जिससे हमें कंप्लीटली पता चल सकेगा कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी कि नहीं। तो आज से हम टोयोटा कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक कंपनी है और ये वेल नोन है इंडस मोटर के नाम से। तो हम एनालिसिस की इस वीडियो में, जो कि एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम तमाम इश्यूज को इस कंपनी की कैलकुलेट करके एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसके पे आउट को, के पिछले सालों में किस तरह ये कंपनी पे आउट देती रही है, डिविडेंड दिया है कि नहीं, बोनस शेयर दिए हैं कि नहीं, क्या क्या पे आउट दिया है, और तमाम इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसे भी एनालाइज करेंगे। तो आज ही की वीडियो से हमें ऑलमोस्ट 40% का आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है भी कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर का आउटलुक कैसा दिखता है, इन्वेस्टमेंट पर एक हैवी प्रॉफिट, एक ह्यूज रिटर्न मिल सकता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं, तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पे आउट को डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड दिया, कितना कितना बोनस शेयर दिया पास्ट ईयर्स में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी 2004 से। 2004 में कंपनी ने 90 रुपीज़ नहीं, ये परसेंटेज एज यू नो ये परसेंटेज के हिसाब से होता है। 10% का 1 रुपया होता है, 10% के 1 रुपये। अब ये 90 है, 90% मीन के 2004 में कंपनी ने सिर्फ 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। उसके बाद इसी तरह 10, 12, 13 और फिर 10, इसी तरह जो कंपनी का 2004 से डिविडेंड थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता गया। इंक्रीज़ होते होते कंपनी का जो डिविडेंड है वो 2017 में, 2016 में भी तकरीबन 100% जो कंपनी ने डिविडेंड दिया, मतलब 100 रुपये, हाँ 1000%। और इसी तरह 2016 में जो कंपनी ने 100% दिया, 2017 में कंपनी ने 115 रुपये डिविडेंड दिया, मीन कि 1150%। और उसके बाद इसी तरह 2018-19 में भी कंपनी ने बहुत अच्छा जो डिविडेंड दिया, जहां 2019 में कंपनी ने 115 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसी तरह ही 2020 में कंपनी ने सिर्फ 30 रुपये का डिविडेंड दिया, मीन के ये जो डिविडेंड है 3 टाइम्स लो दिया कंपनी ने, मीन के 3 गुना लो। जो कि इसकी रीज़न थी कि जिस तरह कोरोना वायरस आ गया, बहुत सी जो हर कंट्री की जो माईशत थी वो गिर गई, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ हर कंपनी को, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो ये हर कंपनी का सिचुएशन है, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल भी जो नेगेटिव थिंग नहीं समझेंगे। तो 2021 में इसी तरह कंपनी ने अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और 2023 में, चूँकि 22 और 23 के स्टार्ट में, 22 के एंड पर 23 के स्टार्ट में और 23 का पूरा साल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रहा, जिसकी वजह से कंपनीज काफ़ी देर, कंपनीज़ के जो प्लांट्स हैं वो बंद भी रहे। इसकी वजह से कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स में कमी आई, और ये हर कंपनी में हुआ, सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं हुआ। तो इस वजह से जो डिविडेंड है 2023 में ये भी कम रहा, जो कि 71.8 रुपीज़ था, मीन के 71 रुपीज़। तो जो कि कंपनी का मिनिमम 100 रुपीज़ से अबव डिविडेंड होता था। तो बोनस शेयर चूँकि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बोनस शेयर कंपनी ने बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया 2004 से 2023 तक। उसके बाद हम इश्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, इश्यूज़ को जो कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो इश्यू हम देखेंगे वो है पे आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे आउट का मैं आपको मतलब समझाता चलूँ। पे आउट का मतलब है कि वो पैसा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से शेयर होल्डर्स को मिलता है, मेन के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है कंपनी का, उसमें से जो कंपनी शेयर होल्डर्स को जितने पैसे देती है वो कहलाता है पे आउट। तो हम इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक अच्छी परसेंटेज मैं आपको बताता चलूँ, पे आउट की 35 to 55 जो परसेंटेज है वो एक बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। जो बड़े बड़े दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो 35 to 55% जो परसेंटेज है उसको बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं। अगर ये 55 से अबव चली जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो ऐसी कंपनीज को छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम पे आउट के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो 2008 में जो इसका पे आउट था वो था 36%,
जो कि 35 से अबव होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा चीज़ है कि 35 से अबव ही था। उसके बाद इसी तरह 2009 में इंक्रीज़ हुआ, 2010 में। इसकी अगर हम पे आउट देखें तो इसका पे आउट पिछले काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था और बहुत ज़्यादा हाई रहा है। तो चूँकि ये 55% से अबव भी पे आउट इस कंपनी ने दिया है, इंडस मोटर ने, तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये कंपनी बहुत अच्छी है। और सेकंड रेशियो जो आ जाती है वो है प्लो बैक। तो जिस तरह पे आउट है उसी तरह प्लो बैक रेशियो है। तो प्लो बैक का मतलब है कि वो अमाउंट पैट की, मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स को देने के बाद कंपनी में री इन्वेस्ट की जाती है, मीन कि कंपनी में री इन्वेस्ट जो अमाउंट होती है वो कहलाती है प्लो बैक। तो जिस तरह जो पे आउट दिया जाएगा उसकी परसेंटेज, हम प्लो बैक को भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्लो बैक की परसेंटेज कोई एक अच्छी या बुरी नहीं होती कि कंपनी 100% भी अपने जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉफिट कर सकती है, लेकिन ये चीज़ लाजमी है कि शेयर होल्डर्स को उतना प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। कंपनी अगर डिविडेंड या बोनस शेयर नहीं अनाउंस करती तो कंपनी को ये चाहिए कि उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाए। अगर कंपनी डिविडेंड या बोनस शेयर नहीं अनाउंस करती तो एक साल में ही कंपनी का जो 100 रुपये का शेयर है वो 250 का हो जाए, तो 150% जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न मिला है कि उनके शेयर की प्राइस ही इंक्रीज़ हो गई। तो इतना कैपिटल गेन देने के बाद कंपनी डिविडेंड या बोनस शेयर हमें देखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि कंपनी पहले ही इतना अच्छा रिटर्न दे रही है। तो प्लो बैक जिस तरह जो पे आउट की रेशियो होगी उसमें से 100% में से उतनी रेशियो माइनस करेंगे तो प्लो बैक की रेशियो निकल आएगी। जिस तरह हम पीछे से 2008 से ही स्टार्ट करते हैं, 36.03% कंपनी ने जो पे आउट दिया था उस 100% में से 36.03 माइनस कर दें तो 63.97%, मीन के कंपनी ने 63.97% जो अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पैसे थे वो कंपनी ने दोबारा खुद में ही इन्वेस्ट कर दिए। इसी तरह ही ये सारी 2008 से लेकर 2013 तक की रेशियोज प्लो बैक की वो कैलकुलेट की गई है। और उसके बाद जो रेशियो आती है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। मेन रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स का पैसा, इक्विटी जिस तरह आप जानते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पैसे पर जो रिटर्न है, इसका मतलब है कि जो कंपनी में शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, कंपनी ने उन पैसों पर कितने परसेंट जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया है। बेसिकली इसकी जो एक गुड परसेंटेज है वो है 5% टू 20%, के 5 से लेकर 20% तक की जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। तो 2008 से ही हम इसकी परसेंटेज देखते हैं जो कि 5 to 20%, मैंने आपको बताया, एक अच्छी रेंज कंसिडर की जाती है। इससे जितनी अबव जाएगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो चूँकि ये उतार चढ़ाव के साथ साथ ये एक अच्छी रेशियो ही आती जा रही है, ये कंपनी ने बहुत अच्छी रेशियो दी है जो रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन के शेयर होल्डर्स के पैसे पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो समझ ले कि ज़ाया नहीं होगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट हुआ। और उसके बाद जो रेशियो आ जाती है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। मेन के कंपनी के पास जो एसेट्स है, कंपनी ने उन एसेट्स पर कितना रिटर्न जनरेट किया है। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो जो है ये 5% जो है एक अच्छी कंसिडर की जाती है, एंड 20% जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट कंसिडर की जाती है कि बहुत अच्छी जो रेशियो है इस कंपनी की। तो इसकी ओवरऑल अगर हम रेशियो देखें रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, तो इस कंपनी की 5 से ऊपर ही रही है, मीन की अच्छी रही है। लेकिन इसका एक ये भी मेजर पॉइंट है कि कुछ सालों में कंपनी ने 20% को भी टच किया है, मीन कि एक्सीलेंट वर्क भी दिया है कंपनी ने। और उसके बाद जो रेशियो आ जाती है वो है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस करंट चल रही होगी उसी तरह ही उस साल में उसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर होगी। तो ये सम टाइम इस तरह हो जाता है कि बुक वैल्यू पर शेयर कुछ शेयर्स की डाउन चली जाती है, लेकिन इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, इसकी काफ़ी कम भी गई है लेकिन ये मैनेजेबल है। मतलब ये ज़्यादा रिटर्न, चूँकि कंपनी की बाकी रेशियोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो इसलिए इसको हम इतना बुरा नहीं कह सकते कि ये तकरीबन हर कंपनी की इसी तरह ही चलती है। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पर कंपनी ने कितने पैसे अर्न किए हैं। तो 2008 से हम देख लेते हैं कि कंपनी ने 2008 में एक शेयर पर 29 रुपीज़ अर्न किए थे। इसका बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपनी की उस टाइम की शेयर प्राइस कितनी थी। चूँकि 2008 से 2023 तक अब कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई चलेगी, जो कि अभी 1200 to 1300 को टच कर रही है, जो कि अब की जो अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी की 122 रुपीज़ है। लेकिन 2022 में 201 मीन 201 रुपये जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी। लेकिन इसी तरह जो कंपनी की शेयर प्राइस थी 2022 में वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी, जो कि ऑलमोस्ट 14 to 1500 रुपीज़ की थी। तो ये अर्निंग पर शेयर जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा होगी पर शेयर के हिसाब से वो कंपनी उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाएगी। चूँकि 2008 से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज़ ही हो रही है, तो इसको देखकर कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए कि ये पॉइंट भी हमें यहाँ इस
कंपनी की तरफ रिज्यू करवाता है, इस कंपनी की तरफ नज़र डलवाता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि जिसकी के अर्निंग पर शेयर भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ ही होती जा रही है, तो फ्यूचर में भी इसके पास एक अच्छा पोटेंशियल है। उसके बाद जो इशू आ जाती है वो है नेट वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स। मीन कि एसेट्स पर जो कैपिटल जो कि इशू है नेट वर्किंग कैपिटल की, तो बेसिकली जो नेट वर्किंग कैपिटल की इशू है ये लेस देन 1 जो होती है वो वही कंसिडर की जाती है कि मतलब लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस कंपनी को फ्यूचर में, कि फ्यूचर में इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सकती, या फ्यूचर में कुछ मसले आ जाए तो वो उस कंपनी को इतनी जल्दी से वो कंपनी उसको कवर नहीं कर सकती। तो ये 1.2 to 2% जो है रेशो, ये आइडियल कंसिडर की जाती है, ये कंपनी की बहुत अच्छी रेशो है। तो यहाँ पर चूँकि हम 2008 से देखें, 2008 से कंपनी की किसी एक साल भी मीन का 1% से ऊपर नहीं गई रेशो, ये 1 से नीचे ही रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इस सिचुएशन को सिर्फ हम यहीं पे देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसको हम दूसरी कंपनीज़ के साथ भी कंपेयर करेंगे, और बेसिकली इसको हम जानेंगे जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, उस पर कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये सारी चीज़ें उसके साथ ही होंगी। अब जो करंट रेशियो है उसकी भी रेंज 1.5 to 3 है, और स्लाइटली हायर जो है वो कंसिडरेबल है, एक्सेप्टेबल है, कंसिडर की जाती है, लेकिन हायर जो रेशियो है वो अच्छी ही कंसिडर की जाती है। तो 2008 से हम जो करंट रेशियो है वो देख लेते हैं कि 2008 से 2004 मतलब जो 2008 था उसमें जो कंपनी की जो रेशियो थी वो 2.6 थी, और उसके बाद कंपनी की अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ दरमियान में 3.35 भी आई, जो कि एक्सीलेंट थी। और उसके बाद 2000 बाकी जो आने वाले ऑनवर्ड्स जो ईयर्स थे 1.49 जो 2023 में कंसिडर की गई। अब जो एसिड टेस्ट है उसको क्विक रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। बेसिकली इसकी जो रेंज है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। तो ये जो रेशियो है इस कंपनी की वैसे तो 1.0 से अबव ही होनी चाहिए। तो एसिड टेस्ट को अगर हम 2008 से देखें तो ये 1.8 जो है इसकी रेशियो है, जो कि 1 से ऊपर ही है ऑलमोस्ट तमाम ईयर्स में। तो एक कंपनी इस मरहले में भी, इस पॉइंट में भी अच्छी है। उसके बाद आ जाता है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो। तो जो टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो है, चूँकि ये भी काफ़ी फार्मूलाज की मदद से जो डिटरमिन की जाती है, मालूम की जाती है, तो इसलिए उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आ जाते हैं। इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आप मैयर कर सकते हैं, और इनको न्यूमेरिकल्स में मीन नंबर्स के थ्रू भी आप मैयर कर सकते हैं। तो इनको चूँकि मैंने नंबर्स के थ्रू मैयर किया है, तो ये नंबर्स में मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं कि टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो जो इस कंपनी की है 2008 से ऑनवर्ड अच्छी ही चल रही है। उसके बाद आ जाती है टोटल डेट रेशियो। मीन के डेट रेशियो के कंपनी के ऊपर कितने फीसद कर्जा है, कंपनी का जो टोटल अमाउंट है, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ है उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल एसेट से कंपनी के, तो डेट रेशियो हमें मालूम हो जाती है। आपको जितनी भी रेशियोज़ कैलकुलेट करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, आपको हम इस चैनल में ईजिली मिल जाएंगी, जिससे आप इजीली इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट रेशियो है, जो कंपनी की टोटल डेट रेशियो है, वो होती है, कंसिडर की जाती है 0.3 to 0.6 के दरमियान। 0.3 या इससे कम जितनी होगी वो उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड 0.6 या उससे अबव जितनी भी जाती है वो कंपनी की उतनी ही जो रेशियो है वो बैड कंसिडर की जाएगी। उस कंपनी से मीन कि जितनी कंपनी की डेट रेशियो ज़्यादा होती है, ऐसी कंपनी से हमेशा बचना ही चाहिए। तो चूँकि 2008 से हम इसकी रेशियो देख लेते हैं। 2008 से कंपनी की 0.3 रेशियो, जो कि एक नॉर्मल रेशियो थी कि ऐसी रेशियोज़ वाली कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे भी कंपनी की जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स के साथ मॉडरेट ही है, मतलब साथ साथ चलती हुई है। तो 0.51 इसकी 2023 की रेशियो है। 0.75 रेशियो थी जो कि 2022 में, लेकिन कंपनी ने उसको कवर किया, 0.51 की रेशियो आ गई। तो यहाँ तक कि अगर हम देखें कंपनी को तो लुक काफ़ी अच्छी है, तो हम इसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी। उसके बाद आ जाती है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये कंसिडर की जाती है 1 to 1.5, जो कि अच्छी रेशियो है। लेकिन ये डेट टू इक्विटी रेशियो, ये मैं आपको बताता चलूँ बेसिकली होती क्या है कि अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है तो मीन कि आप मतलब शेयर होल्डर्स, ये जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, समझ लें कि 1 रुपये पर कंपनी ने 1 रुपया लोन लिया हुआ है। अगर 1.5 रेशियो है तो 1 रुपये पर कंपनी ने 1.5 रुपीज़ जो है वो लोन लिया हुआ है। तो डेट टू इक्विटी जो ये रेशियो है, ये कंपनी की हम 2008 से ही देख लेते हैं, जो कि काफ़ी 0.46 कंपनी की रही। तो ये इसी तरह ही अप्स एंड डाउन्स के साथ कंपनी की जो रेशियो है वो आती गई, और 1.04% जो कि 2023 में कंपनी की, और 2022 में 2.96% थी, जो कि ये एक 2022 में थोड़ी कंपनी यहाँ से एक बुरी दिखती थी, लेकिन
उसी साल कंपनी ने कवर किया। और 1.04 रेशियो जो है परसेंटेज वो कंपनी की 2023 में बनी डेट टू इक्विटी रेशियो की। और उसके बाद जो रेशियो आ जाती है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो हम बाकी रेशियोज़ को बहुत जल्दी से कवर करेंगे। आगे आ जाती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जो रेशियो है 2008 से ऑनवर्ड 2023 तक ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करी है, जो कि अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ वो थोड़ी सी मॉडरेट ही रही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रोकी भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इससे होता है कि जो डेज़ हैं जो कि मतलब आपने कंपनी ने कैश रिसीव करना होता है वो डेज़ पर होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी की है रेशियो वो 11.74 जो 2008 में थी। उसके बाद मतलब जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है कंपनी का इतने डेज़ या इतना ड्यूरेशन रहा, ये कंपनी का भी बहुत अच्छा है। जो कि कुछ कंपनीज़ का इंडस्ट्री वाइज कंपनी का 50 to 60 जो रेशियो वो भी आ जाती है, 50 to 60 डेज़ भी आ जाते हैं जो एवरेज होती है कंपनी की। उसके बाद आ जाती है डे सेल्स इन्वेंट्री। तो डे सेल्स इन्वेंट्री भी की भी जो एवरेज रेशियो है वो 30 to 60 है। तो 2008 से ऑनवर्ड कंपनी की जो डे सेल्स इन्वेंट्री रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इवन के 2023 में कंपनी की जो डे सेल्स इन्वेंट्री रेशियो है वो बहुत ज़्यादा रही। और आगे आ जाता है टोटल एसेट्स टर्नओवर। ये जो टोटल एसेट्स टर्नओवर है इसकी रेशियो कंसिडर की जाती है 2.52 से अबव, जो कि एक अच्छी कंसिडर की जाती है। लेकिन समटाइम इस तरह हो जाता है कि ये रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया हर रेशियो सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। तो इसको अगर हम दूसरी कंपनीज़ के साथ भी कंपेयर करके देखें, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में ये दो कंपनीज़ को भी एक दूसरे के साथ लाइव कंपेयर करेंगे, तो ये जो टोटल एसेट्स टर्नओवर है कंपनी का ये 1 की रेशियो के साथ साथ चल रहा है। 2008 से कंपनी का जो टर्नओवर था ये बहुत ज़्यादा हाई था जो टोटल एसेट्स पर था। उसके बाद थोड़ा सा लो हुआ, लेकिन ये जो 1.45 रेशियो है टोटल एसेट्स टर्नओवर की 2023 में ये भी बुरी नहीं है, ये भी एक अच्छी रेशियो कंसिडर की जाती है। तो इसके बाद आ जाती हैं दोनों रेशियोज़। उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों रेशियोज़ जो हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये कंपनी का वो प्रॉफिट होता है कि जिसमें कंपनी ने जो अपनी जो सेल्स हैं, जो टैक्सेशन है, उसकी जो कॉस्ट है वो डिडक्ट नहीं की होती, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और दूसरा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है कि कंपनी ने टैक्सेशन वगैरह सब पे किए हुए हैं और सारी की सारी जो प्रोडक्ट सेल या इसी तरह फंक्शनल सेल्स कुछ भी सेल्स जो है कंपनी की टैक्सेशन जितने भी हैं वो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन से डिडक्ट हुए होते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम पैड मीन प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है कंपनी का, ये ओवरऑल रेशियोज़ को देखकर अगर हम कंपनी को देखें कि कंपनी कैसी है, तो अभी तक ये जो रेशियोज़ कंसिडर की हमने और जो पे आउट डिविडेंड वगैरह देखा उसको देखकर ये कंपनी बहुत अच्छी लुक दे रही है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी से। तो आप भी जिस भी कंपनी की जो एनालिसिस करवाना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट जिस कंपनी के होंगे उतना जल्दी ही उस कंपनी को एनालाइज किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम मिलके, इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्शन हो या इसमें कोई भी आपको चीज़ ना समझ आई हो या इसमें कोई अप्स एंड डाउन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सो कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट कमिंग एनालिसिस वीडियोज़, जो कि हम इंडस मोटर की जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, उन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में। तो उन वीडियोस को देखने के लिए भी इस चैनल में अपडेट रहें। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।